बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, आपने कहा था कि वफ़ाक जो है वो कमज़ोर होगा और सूबे जो हैं वो मज़बूत होंगे। और हमने देखा है कि पिछले दिनों असद कैसर ने भी कहा, हमने आपके साथ व्लॉग किया कि अली अमीन गंडापुर जो हैं सीएम केपीके जो हैं वो वफ़ाक से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दें और अब मफ़ाहमत से छोड़ के मज़ाहमत की तरफ आ जाएँ। हमने देखा कि पेशावर में रैली भी निकली और अब जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं, पेशावर में और केपी में खुल-खुला के एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि उनको दूसरे सूबों में तो और वफ़ाक में तो इजाज़त नहीं मिल रही एहतजाज करने की, ना जलसे-जुलूस की। ये एक अजीब-सा मंज़रनामा बन रहा है, एक सूबे के अंदर एक तहरीक चल रही है, जबकि पूरे मुल्क में वो तहरीक नहीं चल रही। और बहुत सारे स्टेटमेंट हैं तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हम खान साहब को जेल से छुड़ा लेंगे। तो क्या समझते हैं आप? क्या मंज़रनामा बनता देख रहे हैं? आपकी पेशन गोई भी दुरुस्त साबित हुई है, सूबे कमज़ोर लग रहा है कि सूबों की अलग ताकत बन रही है, वफ़ाक की अलग ताकत बन रही है, जो कि किसी भी तरह से मुल्क के लिए बेहतर सूरत-ए-हाल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए आसिम साहब, डिसेंट्रलाइज़ होनी थी पावर, ये पावर शिफ्ट एक्सपेक्टेड था। अच्छी बात है कि इससे आगे ना जाए। इससे आगे भी जानी इसका जब देखिए जब प्लैनेट ज़ोर लगा रहा है तो वो तो कहीं तक भी ले जाएगा मामले को। ये ना हो कि ज़िले और डिस्ट्रिक्ट भी अपनी-अपनी बात करने लगें। और फिर आप में भी अपनी-अपनी बात करने लगे। असल कहानी जो डिसेंट्रलाइज़ होना है पावर शिफ्ट का, उसका एंड तो कहीं तक भी जा सकता है सर। उसको तो समझे कि आप हम भी अपने-अपने बात करें, हम कहें कौन-सा कानून हम ही है कानून। तो बिल्कुल, जिसके हाथ जो लगे वो इस क्योंकि जो मैं बारहा कोशिश कर रहा था बताने की या इस बात पे नज़र दिलवाने की कि ये जिस गेम रूल्स के तहत गेम खेली जा रही है, लोगों का एतमाद अगर कानून से उठ गया, जैसे कि अब इलेक्शन से उठ गया है, अगले इलेक्शन में यकीन करें इनको कस्में कुरान उठाने पड़ेंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा कि भई इस दफ़ा सच्ची का वोट होगा, अच्छी काउंटिंग होगी, सच्ची का सब होगा, आँखों से देख लेना बेशक, लोगों को ऊपर बिठा के कहेंगे कि हम गिनती करवाएँगे, आप आ तो जाएँ एक दफ़ा। ये यकीन दिलाना पड़ेगा। कौन निकलता है, पागल है क्या वो टाइम ज़ाया करें? दूसरी बात, ये जो कानून की जो सूरत-ए-हाल है, जो दुगर्गू सूरत-ए-हाल जो हम सब इसमें देख रहे हैं, एक तरफ 100% रिलीफ और एक तरफ 0% रिलीफ, इन बिटवीन तो कुछ है ही नहीं। तो ये क्या इमेज दे रहा है लोगों को, क्या तासुर दे रहा है? लोगों को जिस दिन ये उम्मीद खत्म हो गई, तो सबसे पहले तो वकील भूखे मरेंगे, इसलिए बेहतर है कि रैलियाँ निकाल लें टाइमली तो बहुत अच्छा है। उसके बाद ये जो जज जिन नौकरियों को बचाने के चक्कर में ये वैसे ही नहीं रहेंगी। वो कहेंगे हमें जाना ही नहीं है अदालत। अब अगर गरीब हूँ मैं मर जाऊँ बस ठीक है, खुदकुशी भूख अफलास में मर गया और अगर मैं पावरफुल हूँ तो वो फिर मैं खुद ही कर लूँगा क्लिप मैं क्यों नहीं निकाल सकता तुम्हारा या मैं खुद क्यों नहीं प्राइवेट वो कर सकता। जो भी अप्रोच है या पावर है, बस यही गेम चलेगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने खुद गेम के रूल्स तोड़ दिए और लोगों का मज़ीद ट्रस्ट खत्म कर दिया। तो स्टेट तब बनती है जब लोगों का एतमाद सबसे पहली ज़रूरी बात होती है। इस सारी खींचातानी में सबने एक बात को इग्नोर कर दिया कि भाई अगर लोगों का एतमाद उठ गया, तो फिर आप लोगों के लिए ये ना हुकूमतें, ना ये मैनेजमेंट है, ना ये सब कुछ, ये कुछ भी नहीं चलना। और आप क्या हर इश्तिहार दिया करेंगे और साथ कस्में खाया करेंगे कि इस दफ़ा ये वाक़ई हकीकत में हम सिंसियरली मैनेज करेंगे, नहीं। आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप मुल्क को लेके किधर जा रहे हैं और ये बिल्कुल बच्चों का खेल बना के रख दिया इन्होंने। क्या मतलब कैसे इनको समझ नहीं आ रही कि यकीन करें कहा जा रहा है दूसरे आग से खेल रहे हैं, हालाँकि हकीकतन ये आग से खेल रहे हैं। जिस हुकूमत को लेने या जिस मैनेजमेंट की पोज़ीशंस पे गवर्नेंस करने के चाव चढ़े हुए हैं, वो चाव होता है लोगों के एतमाद के साथ। लोगों की विल खत्म, एतमाद खत्म, खत्म कहानी। कौन सी हुकूमत और कौन सी वो? तो अब अच्छा चले मिसाल देता हूँ।
एक इदारे से उठा लें, एक इंस्टीट्यूशन से उठा लें कि अगर उस पे एतमाद खत्म हो जाए। अच्छा चले मिसाल देता हूँ, वो एक बैंक है, सरकारी बैंक है, उससे किसी का एतमाद उठ गया, पैसे जमा करवाएगा उस बैंक में? बिल्कुल नहीं। उसमें कोई एक्टिविटी करेगा? अब उसकी जितनी मर्जी ब्रांचें खोल रही है, जितने मर्जी इश्तेहार दे दें, खत्म कहानी। ठीक है जी। इसी तरह से कोई भी आप उठा लें, ये मैंने सिर्फ एक वो पीआईए, चलो पीआईए की सर्विस पे बात कर लें। ठीक है जी। पीआईए के पास कोई क्यों जाएगा टिकट लेने या करने, अगर उसको ये पता है कि ये 8-8 घंटे एयरपोर्ट पे लगी रहती है और ये कभी पेरिस में जाएगी तो वो ना इसका रोक लें इसको कि इसने बिल पे नहीं किया हुआ, हेथरो पे जहाज ना निकले तो क्या होगा। तो इस इनसिक्योरिटी में पीआईए खत्म। बस अब इस बात को ना उठा के आप लोग जिधर आगे चलते जाएं, सो ऑन, ये किसी दिन फिर कहानी में हम जिक्र करेंगे, तो इसको ले जाएं जिधर लेके जाना है। और फिर जरा 1 मिनट के लिए सोचें कि इस सारी गेम में जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है इस मुल्क का, वो ये हुआ है कि लोग अपना एतमाद खो रहे हैं सिस्टम से। तो ये जिस सिस्टम की जंगे कर रहे हैं ना, कर तो इससे बेहतर तो वैसे ही इनको अखाड़े में खड़ा कर देते भाई। भाई जितने बंदे वो ले आए, जितने बंदे वो ले आए, इलेक्शन की भी ड्रामे की जरूरत नहीं थी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारे अपने अपने बंदे ला के आपस में गुत्थम गुत्था, जिसके पास ज्यादा हैवी लोडर होते हैं वो गिरा देते। समझ रहे हैं? सीधी सीधी यूं करा देते, शायद एतमाद बच जाता। लेकिन अदलिया को यूज करना, इंस्टीट्यूशंस को यूज करना, ऑपरेशनल इंस्टीट्यूशंस को यूज करना, बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। लेकिन ये जुल्म जो है, अगर कोई ये सोच रहा है कि ऐसे ही चलेगा चलाएगा, तो ये मैं समझता हूँ कि बस देखें फिर, मतलब ये इस दफा ये ऐसा सब कुछ नहीं होना था। एक बहुत बड़ा क्राइम कमिट हो गया है। लोग इसको अभी तो मैं समझता हूँ भाप ही नहीं पा रहे कि हो क्या गया है। यकीन जानिए कि पता ही नहीं चल रहा लोगों को कि हो क्या गया। हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉस कर चुके हैं। आप लोग कौन से इंस्टीट्यूशन अब मतलब जिनको निकाल के प्राइवेटाइज करके बोझ उतार रहे हैं, वो उतार दें। और वजीर आजम भी कोई नहीं बनाने पे राजी होगा कल को, वो कहेंगे हमने क्या करना है इसका। वो क्या होता है क्या करता है, आके लूटता है और कर्जे लेके हम पे कर्जे चढ़ा के चला जाता है। वाई, क्यों, क्यों चाहिए हमें वजीर आजम? ये हमने बातें कर, अच्छा चलो बातें करने के लिए होती हैं कि खारजा पॉलिसी अच्छी कर दी, कोई फलाना कर, वो कहेंगे वो भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खारजा पॉलिसी भी माशाल्लाह कोलैप्स कर रही है। जिनको हजारों साल से हमने वो इतने सालों से ट्रेन किया, पाला, फीड किया, आज वो हमारे खिलाफ हुए हुए हैं। ये कौन सी खारजा पॉलिसी है? तो भाई जब परफॉर्मेंस नील आती है तो एतमाद खुद खत्म हो जाता है। अच्छा फिर ये पार्लियामेंट जैसी बना ली, इस पे एतमाद करेंगे भाई? अच्छा चले, मैं शायद, मुझे लगता है कि मैं अब नॉर्मल हो रहा हूँ, लेकिन कोई इस पे चले आपके व्यूअर्स ही कमेंट करके बताएं कि भाई जब ट्रस्ट ही खत्म हो गया किसी भी उससे, तो उस पार्ट ऑफ गेम में कोई आएगा क्यों? समझ रहे हैं? तो फिर आपने भी किस मुल्क का वजीर आजम बनना है जिसमें कोई गवर्नेंस पे राजी नहीं होगा, कोई उस पर एतमाद ही नहीं करेगा। आप जितना मर्जी टैक्स करें यहाँ तो खींचातानी शुरू हो जाएगी। चलें उसकी भी मिसाल दे देता हूँ। आपको पता है कई भी ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी वागदा वाले जाएं तो उनको मार पड़ जाती है और उन्होंने कुंडियां डाली होती है और इनको मार के भगा देते हैं। बिल्कुल सही वाह, बात है। ये सिंध बलूचिस्तान तो छोड़ दो, पंजाब में कई एरियाज हैं, वहां इनको मार पड़ती है। किसको मार पड़ती है? हुकूमत को। ठीक सर, वहां मसला क्या है? वहां यही मसला है कि दे डोंट ट्रस्ट ऑन द सिस्टम। वो सिस्टम के दायरे में नहीं आए क्योंकि सिस्टम का पार्ट ही नहीं बनना चाहते। वो है ना, एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी पंजाब में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप, इसका मतलब है एक पंजाब बचा था, उस पंजाब को भी आप खा गए। उस पंजाब को भी आपने जो है इस रविश पे डाल दिया। और आगे आगे देखें आप लोग अपनी जो ये इस सारे इम्प्रेशंस का नतीजा क्या निकलेगा। और नवाज शरीफ साहब जैसे लोग, मैं नहीं समझता कि इनकी कब्र बने या कोई मजार बने, वरना तो अमूमन बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद की मजार बना हुआ है और वो इस तरीके से सामने भी है, फूल भी चढ़ते हैं, उर्स भी होते हैं, तो उनकी बस्सी भी मनाई जाती है। ये छुपाएंगे कब्रें, इनकी कब्रें नहीं बन सकती। ये निशान के बगैर छुपी हुई कब्रें होंगी और ये ऐसे दफन किए जाएंगे कि पता ना चले। क्यों?
क्योंकि अवाम जाके कब्रों पे शुरू हो जाया करेगी, इनकी लाशों की ना बेहरमती होने लग जाए। क्यों भाई, तू वजीर आजम का कैंडिडेट, इतनी बेगैरती तूने मान ली कि तूने सिर्फ पॉलिटिक्स, यार 3 दफा वजीर आजम था और क्या चाहिए था, मरना था बस। अब कोई इससे ज्यादा इज्जत पाकिस्तान में किसको मिली? चलो जैसी भी, अब बेटी के साथ तू स्टपनी बन के बैठा होता है, वो ऊपर मतलब वो करके, और फिर विफाक को ड्रामेबाजियां कर रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं ये बिजली के उसके नर्ख ना बढ़ाएं, फलानी वो ना बढ़ाएं। भाई वो ऊपर भी तेरी हुकूमत, नीचे भी तेरी हुकूमत, तू दरमियान से ही अगला अपोजिशन का रोल अपोजिशन का रोल, मतलब कम ऑन, हो क्या गया? लेकिन असल बात यह है कि लोग अमूमन लग जाते हैं जब भी बात करें ना कि जी आप तो तज्जिया दे रहे हैं। भाई मसले की बात यह है कि आप जाएं फिर बैठ जाएं, जाएं उन पे चैनल्स पे लें तज्जिए, कौन सा ठीक हुआ? यहाँ कम अज कम जो भी बात करते हैं वो ठीक तो हो रही है। एक एस्ट्रोलॉजर के पास अपना तो नॉलेज है, कोई रूहानी इल्म भी है, कोई दूसरे भी मामलात हैं, और जब वो प्रेडिक्शन दे रहा है तो वो क्या है, वो अपनी कोडिंग में शुरू कर दिया करूं तो बस ठीक है। ओ भाई हमारी गुफ्तगू के अंदर जो उसका अर्क है, वो पीछे ना पीछे वही चीजें हैं जो नजर आ रहे हैं। चलो बिल्कुल, लाडला रोएगा कहा था, अब कबर भी बेशक। इसकी बना के दिखाएं, चलें जाएं फिर। अब आज फिर जैसे कहते हैं ना कि वो जलाली में फिर ये निकल गया मुंह से, अब देखें फिर छुपाएंगे कब्रें ये लोग, कब्रें नहीं बनाएंगे इनकी सामने, पता ही नहीं होगा जी किधर दफन की है, सॉरी टू से। क्यों? ये जिधर मुल्क जा रहा है इनको अंदाजा ही नहीं हो रहा कितना बड़ा खेल खेल दिया गया है आप लोगों। अच्छा चले छोड़ दें, अपने कल से 10-15 लोग गड़ी में सर्वे शुरू कर दें, 2-3 सवाल पूछ लें, क्या लगता है अब क्या होगा? ये हुकूमत चलेगी? वो कहेंगे नहीं। उनसे कहें कि ये जो है कोई बेहतरी आ जाएगी आईएमएफ की किस्त विस्त, वो कहेंगे ये तो किस्तें 1000 दफा हमने देखी आई हैं और बस घूम। अच्छा फिर बिजली की यूनिट बढ़ रहे हैं, चीजें बढ़े, वो भाई अंदाजा ही नहीं है, कहानी खत्म हो चुकी है और बहुत बुरे तरीके से खत्म हो चुकी है। इनको सिर्फ ये वक्ती जो ओहदेदार अपने कुछ दिनों के ओहदों के लिए, और इन्होंने ये सोचा था कि पिछले का क्या हुआ था हमारा क्या होना, पिछले का क्या हुआ था हमारा क्या होना, नहीं, ये पिछलों की बातें थी। पिछला जो था ना वो पुराने वक्त थे। ये आप जिस तब्दीली की लहर के ऊपर आके ये पंगे ले रहे हैं ना, यहाँ जनाब ऐसे नहीं होना। यहाँ ये अपनी खाम ख्यालियां निकाल दें दिमाग से। पाकिस्तान का किरदार अब मुझे महसूस होता है जब अरब की हालत देखता हूँ, तो मुझे अगले फ्यूचर टाइम में, पहले मुझे नहीं समझ आती थी फ्रैंकली, अगर आप लोगों को बताऊं कि जी फलाने की प्रेडिक्शंस हैं, फलाने बुजुर्ग ने ये कहा, ये नूर है, नूर को जवाल नहीं, बड़ी बम कहानियां। मैं सोचता था कहाँ के नूर, कहाँ के जवाल, यहाँ तो अल्लाह माफ करे कब्र का मुर्दा महफूज नहीं रहा, उसका रेप कर दिया इन्होंने, जो पूरी दुनिया ने कानूनन सोचा ही नहीं था। तो यहाँ क्या होना है, बच्चियों के पता नहीं कैसी कैसी कहानियां हैं, तो ये केड़े नूर। तो वो लेकिन बात अब समझ आ रही है जब दुनिया की अबतरी देख रहा हूँ, उनकी हालत जार देख रहा हूँ, तो फिर मुझे ये अपनी कौम थोड़ी थोड़ी क्यूट लगने लग गई है। यार देखो तो सही कैसे साबित लोग हैं, कैसे कैसे मतलब जब्त और बर्दाश्त का पैकर, मतलब अब तक इनको फट के उठा के बाहर मार देना चाहिए था सारा सिस्टम, लेकिन ये लोग जब्त की आला तरीन मिसाल है। और असल बहादुर बचपन में सुनते थे, वो नहीं है जो लड़ मर जाए, वो है जो बर्दाश्त करे। बर्दाश्त करना सबसे बड़ा। तो फिर मुझे लगता है कि कुदरत शायद इस कौम को ट्रेंड कर रही है कि ये आगे अपकमिंग टाइम में इस खिते की बागडोर संभालें। और जब मैं इंसानों की शक्लें देखता हूँ ना इर्द गिर्द की, अपने बाकी ओवरऑल खिते की सैर करता हूँ, एक ज़हनी सैर, तो मुझे लगता है कि नहीं यार फिर भी इधर से ही कुछ होगा। असल कैपेबिलिटी या कैलिबर्स जो है वो इधर से ही निकलेगा, और हम पे ही जिम्मेदारी आनी है, हमें ही आखिर इस सारे खिते को संभालना है, ये कुछ करना है, क्योंकि बाकी मुझे नहीं नजर आ रहा। अब अरब की हालत देख लें तो कोई हालत नहीं। तो इसलिए आसिम साहब ये जो है ना सूरत हाल, ये इन लोगों ने जहां तक ले गए हैं ना, बस आज का तो यही रखें कि इनको कब्रों के निशान, जैसे कहते हैं ना, कब्रों के निशान भी नहीं रखेंगे, छुपी खुफिया कब्रें बनाएंगे अपनी, यकीन जानिए जिधर हालात जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, आपने हमें बल्कि अपनी टैगलाइन दे दी।
अच्छा उसामा साहब, 1-2 सवाल ले लेते हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि पाकिस्तान में, क्योंकि हमने आपसे पहले भी सवाल किया महँगाई के हवाले से, लोग बड़े कंसर्न हैं, वो जानना चाहते हैं अपने बारे में। वो कहते हैं आप सियासत की बात तो करते हैं लेकिन अवाम की बात नहीं करते, क्योंकि हम तो वीलॉग बनाते ही लोगों के लिए हैं, अवाम के लिए हैं और पाकिस्तान के हालात के बारे में उनको आगाह करते रहते हैं। सच्चाई का हम बिल्कुल चाहते हैं कि आप सच्चाई से लोगों को बताएँ, क्योंकि वो आपको पसंद ही इसलिए करते हैं कि आप लोगों को कोई अच्छी और मीठी बातें, आपने हमेशा कहा है मैं नहीं बताता, सिर्फ़ सच दिखाऊँगा। कुछ लोगों ने पूछा है कि मुल्क में डॉलर आने के चांसेस हैं, आईएमएफ से मुआहिदा हो रहा है 7 से 8 अरब डॉलर आने वाले हैं। तो आप क्या समझते हैं कि डॉलर जो है उसका रेट नीचे जाएगा और क्या मुल्क में इस वजह से महँगाई कम होगी? फेक रेट कंट्रोल है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट पे। और महंगाई शंगाई नहीं, वो सिर्फ तनख्वाहें जानी है सरकारी, और बस सिस्टम खत्म। बस इससे ज्यादा कोई उसका आप लोगों के लिए नहीं आ रहे वो पैसे, तनख्वाहों के लिए आ रहे हैं। और वो अपने अपने ही जैसे कहते हैं गाड़ियों के पेट्रोलों के लिए और सरकारी खर्चे खुर्चे और पुरानी किस्तें एशियन बैंक की फलाने की जो रीइंबर्स हो गई थी, जो नहीं हुई वो वापस करनी है। तो वो जो इस सारी के लिए, और कुछ डॉलर्स इसलिए आ रहे हैं कि आपके जो इम्पोर्ट बिल्स, आपने जो कुछ चीजें आपकी मजबूरी होती है इम्पोर्ट करनी, वो ताकि आपके डॉलर पड़े होंगे तो आप वो उनके जरिए इम्पोर्ट कर सकेंगे। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, इससे ज्यादा सुनहरे ख्वाब देखना या वो फजूल दीवाने का ख्वाब है, और कुछ नहीं। और इन आसरों पे ना रहा करें। अब तो जैसे कहते हैं ना कि अपने ही वो हजरत इस्माइल ने जैसे एड़ियां रगड़ के आपे जमजम निकाला था ना, अब तो वो टाइम है कि इतनी खुदा परस्त हो जाएं, इतना खुदा को याद करें कि वो आप पे जो है ना अबरे बड़ी बरसाए, अपना रहमत का करम कर दे और आपके लिए आसानी हो जाए। बस वो दे सकता है आपको, सिर्फ खुदा की जात इस वक्त जाती इंडिविजुअल को रेस्क्यूशिप दे सकती है इज्तमाहियत में, या जर्नल उसमें कुछ इस टाइम ऐसे फ्रूट्स नहीं है कि आप उनका इंतजार करें। बिजनेस वाइज ये है कि आगे गंदुम आ रही है, चुप करके इस दफा जो है ना तूड़ी अच्छी स्टॉक कर लें वो कम से कम जरूर बढ़ेगी। और वो अमूमन कई लोग कहते होते हैं जी गंदम स्टॉक करने का कह देते हैं, जी गंदम इसलिए स्टॉक करनी होती है कि ये एक आगे आने वाले कहत सालियों में भी या अपकमिंग कीमतों में भी आपका क्या, हर किसी ने बस अपनी अपनी स्टॉक कर ली। हाँ, जो दूसरी ब्रोकरेज है जो आप कर सकते हैं, जो तूड़ी की कर लें, ये दुबई भी जानी होती है, जानवरों को भी पढ़नी होती है, और वो हमेशा जो है वो उसकी गठें बनवाएं। आम सादे लोगों के लिए बता रहा हूँ, वो अमूमन कहते हैं जी हमें भी कोई आइडिया दे दिया करें। तो तूड़ी का भी कभी भी सस्ती नहीं हुई, हमेशा वो अपनी उस प्राइस से जब उतरती है उसके बाद डबल ही होती है। तो जो इस टाइम रिस्क नहीं लेना चाहते, अपनी अमाउंट्स को बचाना चाहते हैं, रुपया तो डिवैल्यू होने के चांसेस बरकरार रहेंगे। और क्योंकि आपको असल आप लोग सारी बातों में एक चीज भूल जाते हैं, और उसमें मुझे यही लगता होता है कि आप लोगों को तो असल में लोग बताते नहीं, मुझे तो डेली के हिसाब से मैसेज आ रहे हैं कि जी मैंने ख्वाब देखा, फलाना बम इधर गिर गया, फलाना जहाज गिर गया, फलाना जो है जल्जला आ गया, फलाना इंडिया ने हमला कर दिया, पैराशूटर्स उतरे हैं उन्होंने उठा लिया। ऐसी कहानियां मुझे तो, हम जो प्रोडिक्शंस देते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो ख्वाबों के बताने वालों का एक अलग वॉइस नोट्स होते हैं, जो असिस्टेंट मुझे बताता है कि जी आज ये फलाने इलाके से ये ख्वाब आया वो। तो उनको जब सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ ले भी चलो, हमारी प्रेडिक्शंस तो जो सच्ची झूठी होनी है, इनके ख्वाब तो हो सकता है सच्चे हो। तो उसमें यही है कि ऐसा कुछ एज सच अभी प्लान ना करें, मई को देख लें, अप्रैल मई को देख लें। इनको खुद ही उस वक्त तक करवटें, उम्मीद बड़ी है कि हमारी करवटें जो है ना अप्रैल मई के बाद तक क्लियर हो जाएंगी कि हम अब किधर जा रहे हैं। फिर शायद इनको हमें सुनने की जरूरत ही नहीं रहेगी फिर मुझे असल में एक और बात है कि ये अमूमन कमेंट आ जाते हैं कि जी आप इतनी डरावनी बातें कहते हैं और फिर आप हंस भी रहे होते हैं। बिल्कुल। देखिए मैं अमूमन सोचता हूँ कि मैं रोऊं क्या करूं, मतलब हंसू ना तो मैं क्या करूं। अब सिवाय इसके कि इस वक्त को अच्छे से गुजार लो, रोने का तो कोई फायदा नहीं है। खसूसन प्रिपरेशन करो, आप लोगों की असल में ज़हनी तैयारी नहीं है, मैंने अपना ज़हन बनाया हुआ है। मैं हर रोज इस उम्मीद के साथ उठता हूँ और सोचता हूँ कि आज का दिन चलो अच्छा गुजर गया, दैट इज ओके, बस सिंपल। बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आख़िर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।